नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मेरे चैनल बुक ट्यूबर विशाल पर। आज हम बात करेंगे असफलता का इलाज, बहानासाइटिस की बीमारी से मुक्ति के बारे में, जो डेविड श्वार्ट्ज की पुस्तक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के दूसरे अध्याय में विवरणित किया गया है। श्वार्ट्ज जी ने इस अध्याय में बताया है कि बहानासाइटिस क्या होता है और कैसे हम इसे इलाज कर सकते हैं। मेरी तरह आप भी अपने खाली समय का समझदारी से उपयोग करें। अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ कोको एफएम ऐप पर असीमित ऑडियो बुक, हिस्टोरिकल, बिजनेस, सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस और बहुत कुछ सुनें। कोड FMRMT 85 का उपयोग करें और एक ईयर पर प्रीमियम सदस्यता पर 50% की छूट पाएं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोको एफएम का लिंक दिया है। चैप्टर 2, बहानासाइटिस का इलाज कराएं। यह असफलता की बीमारी है। चूंकि सफलता का संबंध लोगों से है, इसलिए सफल होने के लिए यह जरूरी है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप लोगों को ध्यान से देखेंगे तो आप उनसे ये सीख सकते हैं कि जिंदगी में सफल कैसे हुआ जा सकता है, और यह सीखने के बाद आप उसे अपने जीवन में उतार भी सकते हैं। अभी हाल, बिना देरी के। लोगों का अध्ययन गहराई से करें और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि असफल लोगों को दिमाग की एक भयानक बीमारी होती है। हम इस बीमारी को अपेंडिसाइटिस की तर्ज पर बहानासाइटिस एक्सक्यूजिटिस का नाम दे सकते हैं। हर असफल व्यक्ति में ये बीमारी बहुत विकसित अवस्था में पाई जाती है, और ज्यादातर आम आदमियों में ये बीमारी थोड़ी बहुत तो होती ही है। आप पाएंगे कि बहानासाइटिस की बीमारी सफल और असफल व्यक्तियों के बीच का सबसे बड़ा अंतर होती है। सफलता की सीढ़ियों पर बिना रुके चढ़ने वाला व्यक्ति बहानासाइटिस का रोगी नहीं होता, जबकि असफलता की ढलान पर लगातार फिसलने वाला व्यक्ति बहानासाइटिस से गंभीर रूप से पीड़ित होता है। अपने आसपास के लोगों को देखने पर आप पाएंगे कि जो व्यक्ति जितना सफल होता है, वह उतने ही कम बहाने बनाता है, परंतु जो व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता और उसके पास कहीं पहुंचने की कोई योजना भी नहीं होती, उसके पास बहाने थोक में मौजूद रहते हैं। असफल लोग फौरन से बता देते हैं कि उन्होंने अमुक काम क्यों नहीं किया, या वे उसे क्यों नहीं करते, या वे उसे क्यों नहीं कर सकते, या ये कि वे असफल क्यों हैं। सफल लोगों की जिंदगी का अध्ययन करें और आप उन सब में एक बात पाएंगे, असफल लोग जो बहाने बनाते हैं, सफल व्यक्ति भी वही बहाने बना सकता है, परंतु वह बहाने नहीं बनाता। मैं जितने भी बेहद सफल बिजनेसमैनों, मिलिट्री ऑफिसरों, सेल्समैनों, प्रोफेशनल व्यक्तियों या किसी भी क्षेत्र के अग्रणी लोगों से मिला हूं या जिनके बारे में मैंने सुना है, उनके सामने बहानों की कोई कमी नहीं थी। रूजवेल्ट अपने बेजान पैरों का बहाना बना सकते थे, ट्रूमैन शिक्षा की कमी का बहाना बना सकते थे, कैनेडी यह कह सकते थे, प्रेसिडेंट बनते वक्त मेरी उम्र कम थी, जॉनसन और आइजनहोवर हार्ट अटैक के बहाने के पीछे छुप सकते थे। किसी भी बीमारी की तरह बहानासाइटिस का अगर वक्त पर सही इलाज नहीं किया जाए तो हालत बिगड़ सकती है। विचारों की इस बीमारी का शिकार व्यक्ति इस तरह से सोचता है, मेरी हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। अब मैं लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए कौन सा बहाना बना सकता हूँ? बुरी सेहत, शिक्षा का अभाव, ज्यादा उम्र, कम उम्र, बदकिस्मती, व्यक्तिगत विपत्तियां, बुरी पत्नी, माँ बाप की गलत परवरिश। असफलता की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जब किसी अच्छे बहाने को चुन लेता है, तो फिर वह इसे कसकर जकड़ लेता है। फिर वह इस बहाने के सहारे लोगों को और खुद को ये समझाता है कि वह जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। और हर बार जब ये बीमार व्यक्ति बहाना बनाता है, तो वह बहाना उसके अवचेतन में और गहराई तक चला जाता है। जब हम उनमें दोहराव की खाद डालते हैं तो विचार, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक, ज्यादा तेजी से फलने फूलने लगते हैं। शुरुआत में तो बहानासाइटिस का रोगी जानता है कि उसका बहाना कमोबेश झूठ है, परंतु वह जितनी ज्यादा बार अपने बहाने को दोहराता है, उतना ही उसे लगने लगता है कि यही सच है और यही उसकी असफलता का असली कारण है। सफलता की राह में अपने चिंतन को सही दिशा में ले जाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये कदम उठाना पड़ेगा कि आप बहानासाइटिस से बचाव के लिए वैक्सीन लगवा लें। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि बहानासाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को जिंदगी भर सफल नहीं होने देती। बहानासाइटिस की बीमारी कई तरह की होती है, परंतु मोटे तौर पर यह 4 प्रकार की होती है: सेहत का बहानासाइटिस, बुद्धि का बहानासाइटिस, उम्र का बहानासाइटिस और किस्मत का बहानासाइटिस। आइए हम देखें कि इन सब से खुद को किस तरह बचा सकते हैं। बहानासाइटिस के 4 सबसे लोकप्रिय रूप। 1. मैं क्या करूं, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती। ये सेहत का बहानासाइटिस है।
परंतु सेहत का बहाना साइटिस भी कई तरह का होता है। कई लोग बिना किसी बीमारी के उल्लेख के यूं ही कहते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। जबकि कई लोग अपनी बीमारी का नाम जोर देकर अंडरलाइन करते हैं और फिर विस्तार से आपको बताते हैं कि उनके साथ क्या गड़बड़ है। बुरी सेहत को लेकर हजार बहाने बनाए जा सकते हैं और उनसे ये सिद्ध किया जा सकता है कि अपनी बीमारी के कारण ही आदमी वह नहीं कर पा रहा है जो वह करना चाहता है। अपनी बीमारी के कारण ही वह बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं ले पा रहा है। इसी कारण वह ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा है। इसी कारण वह सफल नहीं हो पा रहा है। लाखों करोड़ों लोग सेहत के बहाना साइटिस से पीड़ित रहते हैं, परंतु क्या ज्यादातर मामलों में ये सिर्फ बहाना नहीं होता? जरा एक पल के लिए सोचें कि बेहद सफल लोग भी अपनी सेहत का रोना रो सकते थे, परंतु उन्होंने तो ऐसा कभी नहीं किया। मेरे डॉक्टर मित्र मुझे बताते हैं कि इस दुनिया में कोई पूरी तरह स्वस्थ नहीं होता है। हर एक के साथ कोई न कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है। कई लोग कुछ हद तक या काफी हद तक सेहत के बहाना साइटिस के सामने घुटने टेक देते हैं, जबकि सफलता चाहने वाले लोग ऐसा नहीं करते। मेरे साथ एक ही दिन में 2 घटनाएं हुई जिनसे मुझे ये सीखने को मिला कि अपनी सेहत के बारे में सही और गलत नजरिया क्या होता है। क्लीवलैंड में मेरे भाषण के बाद 30 साल का एक आदमी मुझसे अकेले में मिला। उसने कहा कि उसे भाषण तो बहुत बढ़िया लगा, परंतु उसने ये भी कहा, पर मुझे नहीं लगता कि आपके विचारों से मुझे कोई फायदा हो सकता है। उसने बताया, मुझे हृदय रोग है और मुझे खुद का ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद उसने मुझे ये भी बताया कि वह 4 डॉक्टरों के पास जा चुका है, परंतु डॉक्टर उसके दिल में कोई बीमारी नहीं ढूंढ सके। उसने मुझसे पूछा कि ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। मैंने जवाब दिया, मैं हृदय रोग के बारे में तो ज्यादा नहीं जानता, परंतु एक आम आदमी के रूप में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इन परिस्थितियों में मैं क्या करता। पहली बात तो यह कि मैं सबसे अच्छे हृदय रोग चिकित्सक के पास जाता और उसकी राय को अंतिम मान लेता। आपने पहले ही 4 डॉक्टरों से चेकअप करवा लिया है और उन्हें आपके दिल में कोई खराबी नजर नहीं आई, तो अब 5वें डॉक्टर का फैसला आपको मान लेना चाहिए। हो सकता है कि आपके हृदय में कोई रोग न हो और यह सिर्फ आपके मन का वहम हो, परंतु अगर आप इसकी चिंता करेंगे तो एक न एक दिन आपको सचमुच हृदय रोग हो जाएगा। अगर आप बीमारी के बारे में सोचते रहेंगे, उसे खोजते रहेंगे, उसकी चिंता करते रहेंगे, तो अक्सर आप इसी वजह से बीमार पड़ जाएंगे। मैं आपको दूसरी सलाह ये देना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर शिंडलर की महान पुस्तक हाउ टू लिव 365 डेज ए ईयर पढ़ें। डॉक्टर शिंडलर इस पुस्तक में बताते हैं कि अस्पताल में जो मरीज भर्ती होते हैं उनमें से 3/4 लोगों को दरअसल कोई शारीरिक बीमारी होती ही नहीं है। उनकी बीमारी का असली कारण मानसिक या भावनात्मक होता है। जरा सोचिए, हमारे देश के 3/4 लोग सिर्फ इसलिए अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाए। डॉक्टर शिंडलर की पुस्तक पढ़ें और इसके बाद भावनाओं को मैनेज करना सीखें। तीसरी बात ये कि मैं तब तक जिंदा दिल बने रहने का निश्चय करूंगा जब तक कि मैं मर ही न जाऊं। फिर मैंने इस परेशान आदमी को वही सलाह दी जो मेरे वकील दोस्त ने मुझे कई साल पहले दी थी। वकील दोस्त को बी था, परंतु इसके बाद भी वह वकालत करता रहा, अपने परिवार का मुखिया बना रहा और जीवन का पूरा आनंद लेता रहा। अभी मेरे उस वकील दोस्त की उम्र 78 वर्ष है। उसने अपनी फिलॉसफी बताई, मैं तब तक जिंदा दिल रहूंगा जब तक कि मैं मर न जाऊं। मैं जिंदगी और मौत को लेकर फालतू चिंता नहीं करूंगा। जब तक मैं इस धरती पर हूं तब तक मैं जिंदा हूं, तो मैं अधूरी जिंदगी क्यों जीऊं? मौत के बारे में चिंता करने में व्यक्ति जितना समय बर्बाद करता है, उतने समय तक वह वास्तव में मुर्दा ही होता है। मुझे इस बिंदु पर चर्चा खत्म करनी पड़ी क्योंकि मुझे डेट्रॉइट जाने वाला हवाई जहाज पकड़ना था। हवाई जहाज में दूसरा अजीबोगरीब परंतु सुखद अनुभव हुआ। जब हवाई जहाज आसमान में पहुंच गया तो मुझे टिक टिक की आवाज सुनाई दी। हैरानी से मैंने अपने पड़ोस में बैठे आदमी की तरफ देखा जिसके पास से वह से आवाज आ रही थी। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और उसने मुझसे कहा, डरिए नहीं, मेरे पास कोई बम नहीं है। ये तो मेरा दिल धड़क रहा है। उद्धरण चिन्ह। मुझे ये सुनकर हैरानी हुई, इसलिए उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई। सिर्फ 21 दिन पहले ही उसका ऑपरेशन हुआ था जिसमें उसके दिल में एक प्लास्टिक वॉल्व फिट किया गया था। उसने बताया कि टिक टिक की आवाज कई महीनों तक आती रहेगी जब तक कि नकली वॉल्व पर नया ऊतक नहीं उगाता। मैंने उससे पूछा कि अब वह क्या करने वाला है। अरे, उसने कहा, मेरी बहुत सी योजनाएं हैं। मिनेसोटा पहुंचकर मैं वकालत पढ़ने वाला हूं।
शायद मुझे किसी दिन सरकारी नौकरी भी मिल जाए। डॉक्टरों ने मुझसे कहा है कि मुझे पहले कुछ महीनों तक सावधानी रखनी पड़ेगी, परंतु कुछ महीनों के बाद मेरा दिल बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाएगा। तो ये रहे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में दो अलग अलग नजरिए। पहला आदमी तो ये जानता भी नहीं था कि उसे कोई बीमारी थी भी या नहीं। इसके बावजूद वह चिंतित था, परेशान था, हार के रास्ते पर जा रहा था और आगे नहीं बढ़ने के बहाने बना रहा था। दूसरे आदमी का हाल ही में बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, फिर भी वह कुछ नया करने के लिए उत्सुक था, आशावादी था। अपनी सेहत के बारे में दोनों की सोच में कितना बड़ा फर्क था। सेहत के बहाना साइटिस का मुझे व्यक्तिगत अनुभव भी है। मुझे डायबिटीज है। जब मुझे ये बीमारी हुई कोई 5000 इंजेक्शन पहले, तो डॉक्टर ने मुझे ये हिदायत दी थी, डायबिटीज एक शारीरिक बीमारी है, परंतु अगर इसके बारे में आपका नजरिया नकारात्मक रहेगा तो आप बहुत परेशान रहेंगे और आपकी बीमारी भी बढ़ सकती है। अगर आप इसके बारे में चिंता करते रहेंगे तो आपकी जिंदगी नर्क बन सकती है। डायबिटीज होने के बाद मैं बहुत से डायबिटीज के मरीजों के संपर्क में आया। मैं आपको बता दूं कि इस बीमारी के बारे में लोगों के कितने विरोधाभासी विचार होते हैं। एक आदमी को ये बीमारी शुरुआती अवस्था में है और वह इसे लेकर बहुत परेशान रहता है। जरा सा मौसम बदलता है तो वह घबरा जाता है, मूर्खतापूर्ण रूप से अपने आप को लवादे में छुपा लेता है। उसे इन्फेक्शन से इतना डर लगता है कि वह सर्दी खांसी वाले आदमी को देखते ही दूर भाग जाता है। वह डरता है कि कहीं वह ज्यादा मेहनत न कर ले, इसलिए वह कभी कुछ करता ही नहीं है। उसका ज्यादातर समय और मानसिक ऊर्जा इसी चिंता में बर्बाद होते हैं कि उसके साथ क्या क्या बुरा हो सकता है। वह दूसरे लोगों को अपनी भयानक बीमारी की सच्ची झूठी दास्तान सुना कर बोर करता रहता है। दरअसल उसकी असली बीमारी डायबिटीज नहीं है, वह तो सेहत के बहाना साइटिस से पीड़ित है। वह बीमारी को असफलता के बहाने की तरह इस्तेमाल कर रहा है। किस लिए? क्योंकि वह लोगों की सहानुभूति हासिल करना चाहता है। दूसरी तरफ एक बड़ी प्रकाशन फर्म का डिवीजन मैनेजर है जो डायबिटीज का गंभीर रोगी है। वह ऊपर वाले मरीज से 30 गुना ज्यादा इंसुलिन लेता है, परंतु वह बीमारों की तरह नहीं जीता है। उसे अपने काम में मजा आता है और वह जिंदगी का पूरा आनंद लेता है। एक दिन उसने मुझसे कहा, देखा जाए तो डायबिटीज एक समस्या तो है, पर दाढ़ी बनाना भी तो एक समस्या है, और मैं इस बारे में चिंता कर करके सचमुच बीमार नहीं पड़ना चाहता। जब मैं इंसुलिन के इंजेक्शन लेता हूं तो मैं अपनी बीमारी को नहीं कोसता हूं, बल्कि उस आदमी को दुआएं देता हूं जिसने इंसुलिन की खोज की है। उद्धरण चिन्ह, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त 1945 में जब युद्ध से लौटा तो उसका एक हाथ कटा हुआ था। इसके बावजूद जॉन हमेशा मुस्कुराता रहता था, हमेशा दूसरों की मदद करता रहता था। मैं जितने भी आशावादी लोगों को जानता हूं, जॉन उन सबसे ज्यादा आशावादी था। एक दिन मैंने उससे उसके कटे हुए हाथ के बारे में लंबी चर्चा की। उसने कहा, मेरा सिर्फ एक हाथ नहीं है। ये सही बात है कि 2 हाथ हमेशा एक हाथ से अच्छे होते हैं, परंतु पूरे शरीर को बचाने के लिए अगर एक हाथ काटना पड़े तो यह महंगा सौदा नहीं है। और फिर मेरी जीवन शक्ति तो अब भी 100% बची हुई है। मैं इसके लिए कृतज्ञ है। मेरा एक और विकलांग दोस्त एक बेहतरीन गोल्फर है। एक दिन मैंने उससे पूछा कि वह सिर्फ एक हाथ से इतना अच्छा कैसे खेल सकता है, जबकि दोनों हाथों से खेलने वाले ज्यादातर गोल्फर उसके जितना अच्छा नहीं खेल पाते हैं। उसने मेरी बात का जोरदार जवाब दिया, यह मेरा अनुभव रहा है कि सही रवैया और एक बांह वाला आदमी गलत रवैये और दोनों बांह वाले आदमी को हमेशा हरा सकता है। सही रवैया और एक बांह वाला आदमी गलत रवैये और दोनों बांह वाले आदमी को हमेशा हरा सकता है। इस बारे में कुछ देर सोचें। यह न सिर्फ गोल्फ के मैदान पर सच है, बल्कि यह जिंदगी के हर क्षेत्र में सच है। सेहत के बहाना साइटिस से बचने के 4 तरीके। सेहत के बहाना साइटिस से बचाव के सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन के 4 डोज हैं। 1. अपनी सेहत के बारे में बात न करें। आप किसी बीमारी के बारे में जितनी ज्यादा बात करेंगे, चाहे वह साधारण सी सर्दी ही क्यों न हो, वह बीमारी उतनी ही बिगड़ती जाएगी। बुरी सेहत के बारे में बातें करना कांटों को खाद पानी देने की तरह है। इसके अलावा अपनी सेहत के बारे में बातें करते रहना एक बुरी आदत है। इससे लोग बोर हो जाते हैं। इससे आपको आत्म केंद्रित और बुढ़िया की तरह बातें करने वाला समझा जा सकता है। सफलता की चाह रखने वाले आदमी अपनी बुरी सेहत के बारे में चिंता नहीं करता।
अपनी बीमारी का रोना रोने से आपको थोड़ी सहानुभूति तो मिल सकती है, और मैं सख्ती शब्द पर जोर देना चाहूँगा, परंतु जो आदमी हमेशा शिकायत करता रहता है, उसे कभी किसी का सम्मान, आदर या वफादारी नहीं मिल सकते। 2. अपनी सेहत के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दें। डॉक्टर वॉल्टर अल्वारेज विश्व प्रसिद्ध मेयो क्लिनिक में एमेरिट्स कंसल्टेंट हैं। उन्होंने हाल ही में लिखा है, मैं हमेशा फिजूल की चिंता करने वाले लोगों को ऐसा न करने की सलाह देता हूँ। उदाहरण के तौर पर, मैंने एक आदमी को देखा जिसे इस बात का पूरा विश्वास था कि उसका गॉल ब्लैडर खराब है। हालांकि 8 बार अलग अलग क्लिनिकों में एक्सरे कराने पर भी उसका गॉल ब्लैडर पूरी तरह सही दिख रहा था, और डॉक्टरों का कहना था कि यह सिर्फ उसके मन का वहम है और दरअसल उसे कोई बीमारी नहीं है। मैंने उससे विनती की कि वह अब तो मेहरबानी करके अपने गॉल ब्लैडर का एक्सरे कराना छोड़ दे। मैंने सेहत का ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखने वाले सैकड़ों लोगों को बार बार जबरनी CG कराते देखा है, और मैंने उनसे भी यही विनती की है कि वे अपनी बीमारी के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दें। 3. आपकी सेहत जैसी भी हो, आपको उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, मैं अपने फटे हुए जूतों को लेकर दुखी हो रहा था, परंतु जब मैंने बिना पैरों वाले आदमी को देखा तो मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं रही। इसके बजाय मैं कृतज्ञ हो चला। इस बात पर शिकायत करने के बजाय कि आपकी सेहत में क्या अच्छा नहीं है, आपको इस बारे में खुश और कृतज्ञ होना चाहिए कि आपकी सेहत में क्या अच्छा है। अगर आप कृतज्ञ होंगे तो आप कई असली बीमारियों से भी बचे रहेंगे। 4. अपने आप को यह अक्सर याद दिलाएं, जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। आपको जीवन मिला है आनंद लेने के लिए, इसे बर्बाद न करें। जिंदगी जीने के बजाय अगर आप चिंता करते रहेंगे तो आप जल्दी ही किसी अस्पताल में भर्ती नजर आएंगे। 2. परंतु मेरे पास सफल लोगों जितनी बुद्धि नहीं है। बुद्धि का बहाना साइटिस या मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं है बहुत लोकप्रिय बहाना है। वास्तव में यह इतना आम है कि यह हमारे आसपास के तकरीबन 95% लोगों में किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। बहाना साइटिस के बाकी रूपों में तो व्यक्ति बढ़ चढ़कर बातें करता है, परंतु इस किस्म के बहाना साइटिस यानी बुद्धि के बहाना साइटिस में व्यक्ति चुपचाप दुखी होता रहता है। ज्यादातर लोग दूसरों के सामने यह मानने को तैयार नहीं होते कि उनमें पर्याप्त बुद्धि या समझ नहीं है, परंतु वे अंदर से यह बात महसूस करते हैं। जब बुद्धि की बात आती है तो हम में से ज्यादातर लोग 2 तरह की मूलभूत गलतियां करते हैं। 1. हम अपनी बुद्धि को कम आंकते हैं, और 2. हम दूसरे व्यक्ति की बुद्धि को ज्यादा आंकते हैं। इन गलतियों के कारण लोग काफी नुकसान में रहते हैं। वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने में असफल रहते हैं क्योंकि उनमें बुद्धि की जरूरत होती है, परंतु तभी वहां एक ऐसा व्यक्ति आता है जो बुद्धि के बारे में जरा भी विचार नहीं करता और उसे वह काम मिल जाता है। दरअसल महत्व इस बात का नहीं है कि आप में कितनी वृद्धि है, बल्कि इस बात का है कि जो आपके पास है आप उसका किस तरह उपयोग करते हैं। आपकी बुद्धि की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है वह चिंतन या वह नजरिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। मुझे इस बात को दोहराने दें क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी बुद्धि की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है वह चिंतन या वह नजरिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। देश के मशहूर डॉक्टर एडवर्ड टेलर से एक बार किसी ने यह सवाल पूछा, क्या कोई भी बच्चा वैज्ञानिक बन सकता है? टेलर ने जवाब दिया, वैज्ञानिक बनने के लिए तूफानी दिमाग की जरूरत नहीं होती, न ही चमत्कारी याददाश्त की जरूरत होती है, न ही यह जरूरी है कि बच्चा स्कूल में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो। वैज्ञानिक बनने के लिए केवल ये जरूरी है कि बच्चे की विज्ञान में काफी रुचि हो। उसकी यह रुचि जितनी ज्यादा होगी वह उतना ही बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है। तो रुचि या उत्साह विज्ञान में भी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर 100 IQ वाले किसी व्यक्ति का रवैया सकारात्मक, आशावादी और सहयोगात्मक है तो वह उस व्यक्ति से ज्यादा पैसा, सफलता और सम्मान हासिल करेगा जिसका IQ तो 120 है, परंतु उसका रवैया नकारात्मक, निराशावादी और असहयोगात्मक है। किसी काम में जुटे रहिए जब तक कि वह पूरा न हो जाए, यही असली पते की बात है। आलसी बुद्धि किस काम की? अक्सर जुटे रहने वाला व्यक्ति उस बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्ति से ज्यादा सफल होता है जो कोई काम पूरा नहीं करता है। जुटे रहने की क्षमता ही योग्यता का 95% हिस्सा है। पिछले साल मैं अपने कॉलेज के एक पुराने दोस्त चक से 10 साल बाद मिला। चक बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र था और उसने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया था। जब मैं उससे आखिरी बार मिला था तो उसका लक्ष्य था पश्चिमी नेब्रास्का में अपना बिजनेस खड़ा करना।
मैंने चक से पूछा कि आखिरकार उसने किस तरह का बिजनेस खड़ा किया है। उसका जवाब था, मैं कोई बिजनेस खड़ा नहीं कर पाया। 5 साल पहले मैं तुम्हें यह नहीं बताता, 1 साल पहले भी नहीं, परंतु अब मैं इस बारे में बात करने के लिए तैयार हूँ। अब जब मैं अपने कॉलेज के दिनों की याद करता हूँ तो मुझे यह महसूस होता है कि मैं हर योजना की खामियां ढूंढने में माहिर था। मैं ये बता सकता था कि कोई बिजनेस क्यों चौपट हो जाएगा, कोई योजना क्यों असफल हो जाएगी, राह में कितनी मुश्किलें आएंगी। आपके पास बहुत सारी पूंजी होनी चाहिए। ये सुनिश्चित कर लें कि बिजनेस साइकिल सही हो। जो सामान हम बनाएंगे, क्या उसकी बहुत मांग है, क्या स्थानीय उद्योग स्थिर और स्थायी हैं, और इसी तरह के 1001 सवाल जिनके जवाब ढूंढे बिना कोई बिजनेस शुरू करना खतरनाक हो सकता था। मुझे सबसे ज्यादा कष्ट इस बात से होता है कि मेरे वे दोस्त जिनमें ज्यादा बुद्धि नहीं थी, या वे लोग जो कभी कॉलेज गए ही नहीं थे, उन्होंने अच्छे खासे बिजनेस खड़े कर लिए हैं, जबकि मैं वहीं का वहीं हूँ, उनकी कंपनियों का ऑडिट करता फिर रहा हूँ। कोई बिजनेस क्यों असफल हो सकता है, इसके बारे में सोचते रहने के बजाय काश मैंने ये सोचा होता कि कोई बिजनेस किस तरह सफल हो सकता है। अगर मैंने सकारात्मक चिंतन किया होता तो मेरी जिंदगी ज्यादा सुखद होती। चक की बुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण था उसका सोचने का नजरिया, जिसने चक की बुद्धि को गलत राह दिखाई। कई प्रतिभाशाली लोग क्यों असफल होते हैं। पिछले कई सालों से मैं एक ऐसे आदमी के संपर्क में हूं जो बेहद प्रतिभाशाली है, जिसमें बुद्धि की कोई कमी नहीं है, और उसका नाम है फी बेटा काप्पा। इतनी बुद्धि होने के बावजूद वह बहुत असफल है। उसकी नौकरी भी सामान्य है, वह जिम्मेदारियों से घबराता है। उसने कभी शादी नहीं की। वह मानता है कि ज्यादातर शादियों का अंत तलाक में होता है। उसके बहुत कम दोस्त हैं, लोगों से बातें करना उसे बोरिंग लगता है। उसने किसी तरह की जायदाद नहीं खरीदी है, इस डर से कि कहीं वह अपना पैसा न गंवा दे। यह आदमी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ये सिद्ध कर देता है कि चीजें क्यों असफल होंगी। इसके बजाय उसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ये सिद्ध करना चाहिए कि सफल किस तरह हुआ जाए। जैसा मैंने कहा, उसके पास बुद्धि की कमी नहीं है, सिर्फ उसके सोचने का नजरिया गलत है। और इसी कारण ये प्रतिभाशाली आदमी समाज को बहुत कम योगदान दे पाया है और उसने कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया है। अगर वह अपना नजरिया बदल ले तो वह बड़े बड़े काम कर सकता है। उसमें अद्भुत सफलता दिलाने वाला दिमाग तो है, परंतु उसका नजरिया उतना ताकतवर नहीं है। मैं एक और ऐसे ही आदमी को जानता हूं जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से PhD करने के बाद सेना में भर्ती हुआ। उसने सेना में 3 साल किस तरह बिताए, स्टाफ ऑफिसर के रूप में नहीं, न ही स्टाफ स्पेशलिस्ट के रूप में। इसके बजाय वह 3 साल तक सेना का ट्रक चलाता रहा। क्यों? क्योंकि उसके मन में अपने साथी सिपाहियों के प्रति नकारात्मक विचार भरे हुए थे। मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ। सेना के नियम कायदों से वह चिढ़ता था, सारे नियम बकवास और मूर्खतापूर्ण हैं। अनुशासन को वह पसंद नहीं करता था। ये दूसरों पर लागू होता होगा, मुझ पर नहीं होगा। यानी कि हर चीज के बारे में उसका नजरिया नकारात्मक था, जिसमें वह खुद भी शामिल था। मैं कैसा मूर्ख था जो इस झमेले में आ फंसा और अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। ऐसे आदमी का आदर कौन करता? उसका सारा ज्ञान उसके दिमाग के गोदाम में भरा रहा और वहीं दफन होकर रह गया। उसके नकारात्मक विचारों ने उसे निठल्ला बना दिया था। याद रखें, आपकी बुद्धि की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है वह चिंतन या वह नजरिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। PhD की डिग्री भी इस मूलभूत सफलता के सिद्धांत के सामने हार जाती है। कई साल पहले मैं अपने करीबी दोस्त फिल के ऑफिस में बैठा था। फिल एक बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में ऑफिसर था। फिल अपनी एजेंसी के मार्केटिंग रिसर्च का निदेशक था और उसका काम जोरदार चल रहा था। क्या फिल बहुत दिमाग वाला था? बिल्कुल नहीं। फिल को रिसर्च तकनीक का जरा भी ज्ञान नहीं था। उसे सांख्यिकी की बिल्कुल समझ नहीं थी। वह कॉलेज ग्रेजुएट भी नहीं था, हालांकि उसके सभी मातहत कर्मचारी कॉलेज ग्रेजुएट थे। और फिल ये दावा भी नहीं करता था कि उसे रिसर्च के तकनीकी पहलू का ज्ञान है। तो फिर फिल में ऐसी क्या बात थी कि उसे साल भर में $30,000 मिलते थे, जबकि उसके मातहतों को सिर्फ $10,000 ही मिलते थे। फिल इंसानों का इंजीनियर था। फिल 100% सकारात्मक था। जब लोगों का उत्साह ठंडा पड़ जाता था तो फिल उन्हें प्रेरित कर सकता था। फिल उत्साही था, वह उत्साह पैदा कर सकता था। फिल में लोगों की समझ थी और इसलिए वह सचमुच जानता था कि उनसे कैसे काम लिया जा सकता है, और इससे भी बड़ी बात यह कि वह उन लोगों को पसंद करता था।
कंपनी ने फिल को उन कर्मचारियों से 3 गुना ज्यादा बहुमूल्य समझा जिनमें उससे ज्यादा आईक्यू या दिमाग था। और निश्चित रूप से फिल में बुद्धि तो कम थी, परंतु उसके सोचने के तरीके या नजरिए ने उसे कंपनी के लिए इतना मूल्यवान बना दिया था। कॉलेज में दाखिल होने वाले 100 में से सिर्फ 50% ही ग्रेजुएट हो पाएंगे। मैं ये जानकर हैरान हुआ, इसलिए मैंने एक बड़ी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ऑफ एडमिशन से इसका कारण पूछा। उसने कहा, इसका कारण कम बुद्धि नहीं है। अगर उनमें पर्याप्त योग्यता नहीं होती तो हम उन्हें दाखिला ही नहीं देते। और सवाल पैसे का भी नहीं है। आजकल जो भी अपने कॉलेज की फीस के लिए काम करने को तैयार है, उसके लिए काम की कोई कमी नहीं है। असली कारण है नजरिया या रवैया। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि कितने सारे नौजवान सिर्फ इसलिए कॉलेज छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें प्रोफेसर पसंद नहीं होते, या उन्हें अपने विषय में मजा नहीं आता, या उन्हें पसंदीदा साथी नहीं मिलते। उद्धरण चिन्ह, नकारात्मक नजरिए के कारण ही कई जूनियर एग्जीक्यूटिव्स ऊंचे पदों पर नहीं पहुंच पाते। ऐसे हजारों युवा एग्जीक्यूटिव्स हैं जिनमें पर्याप्त बुद्धि तो है, परंतु उनका रवैया नकारात्मक, चिड़चिड़ा, निराशावादी और अपमानजनक है। जैसा एक एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया, ऐसा दुर्लभ ही है कि हम किसी युवा ऑफिसर को दिमाग या बुद्धि की कमी के कारण प्रमोशन नहीं देते। लगभग हमेशा इसका कारण होता है उसका रवैया या नजरिया। उद्धरण चिन्ह, मुझे एक बीमा कंपनी ने एक रिसर्च करने को कहा। वे ये जानना चाहते थे कि उनके चोटी के 25% एजेंट 75% बीमा करने में सफल क्यों हो रहे हैं, जबकि सबसे नीचे के 25% एजेंट कुल बीमे का सिर्फ 5% ही क्यों कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या था? हजारों फाइलों को गौर से देखा गया। इस रिसर्च में एक बात उभर कर आई कि सबसे चोटी के और सबसे निचले बीमा एजेंटों की बुद्धि में कोई खास अंतर नहीं था। उनकी सफलता में अंतर का कारण उनकी शिक्षा का अंतर भी नहीं था। बेहद सफल और बहुत असफल लोगों में जो सबसे बड़ा अंतर पाया गया, वह था उनके रवैया नजरिए का। चोटी के बीमा एजेंट चिंता कम करते थे, ज्यादा उत्साही थे, लोगों को सचमुच पसंद करते थे। हम अपनी बुद्धि की मात्रा को तो बदल नहीं सकते, परंतु हम उस तरीके को तो बदल ही सकते हैं जिससे हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। ज्ञान ही शक्ति है अगर आप इसका रचनात्मक प्रयोग करें। बुद्धि के बहाना साइटिस से जुड़ी हुई एक गलत धारणा यह है कि ज्ञान ही शक्ति है, परंतु ये बात पूरी तरह सही नहीं है, ये केवल आधी सही है। ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। ज्ञान शक्ति तभी बनता है जब इसका उपयोग किया जाता है, और सिर्फ तभी जब यह उपयोग सकारात्मक या रचनात्मक हो। एक बार महान वैज्ञानिक आइंस्टीन से किसी ने पूछा कि 1 मील में कितने फुट होते हैं। आइंस्टीन ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। मैं अपने दिमाग में ऐसी जानकारी क्यों भरूं जो मैं किसी भी किताब से 2 मिनट में हासिल कर सकता हूं। आइंस्टीन ने हमें एक बड़ा सबक सिखाया है। उनका मानना था कि हमें अपने दिमाग को तथ्यों या जानकारी का गोदाम बनाने से बचना चाहिए, और इसके बजाय ये ज्यादा महत्वपूर्ण था कि हम अपने दिमाग से सही तरीके से सोचें। एक बार हेनरी फोर्ड ने शिकागो ट्रिब्यून पर मानहानि का मुकदमा ठोंक दिया। कारण ये था कि उस अखबार ने फोर्ड को अज्ञानी कह दिया था। फोर्ड ने उनसे ये सिद्ध करने को कहा। ट्रिब्यून ने फोर्ड से दर्जनों सवाल पूछे, जैसे बेनेडिक्ट अर्नाल्ड कौन थे, क्रांति का युद्ध कब लड़ा गया था, इत्यादि। और फोर्ड ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उनकी औपचारिक शिक्षा कम हुई थी। आखिरकार फोर्ड काफी परेशान होकर गुस्से से बोले, मैं इन सवालों के जवाब तो नहीं जानता, परंतु मैं 5 मिनट में ऐसे आदमी को ढूंढ सकता हूं जो इन सारे सवालों के जवाब जानता हो। हेनरी फोर्ड ने फालतू की जानकारी हासिल करने में कभी रुचि नहीं ली। उन्हें मालूम थी जो हर सफल एग्जीक्यूटिव जानता है। वह बात, दिमाग को तथ्यों का गराज मत बनाओ, ये जानकारी रखो कि जानकारी कहां से हासिल हो सकती है। तथ्यों के आदमी का मोल क्या है? मैंने एक दोस्त के साथ एक बहुत रोचक शाम गुजारी। मेरा दोस्त एक नई परंतु तेजी से बढ़ रही कंपनी का प्रेसिडेंट है। टीवी पर एक लोकप्रिय क्विज कार्यक्रम आ रहा था। जिस आदमी से सवाल पूछे जा रहे थे, वह पिछले कुछ सप्ताहों से लगातार आ रहा था। वह सभी तरह के सवालों के जवाब दे सकता था, चाहे उनमें से कुछ सवाल कितने ही मूर्खतापूर्ण क्यों न हों। जब उस आदमी ने एक बहुत मुश्किल सवाल का जवाब दिया जिसका संबंध अर्जेंटीना के किसी पहाड़ से था, तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस आदमी को कितने डॉलर की नौकरी दूंगा? कितने की? मैंने पूछा। $300 से 1 सेंट भी ज्यादा नहीं, प्रति सप्ताह नहीं, प्रति माह भी नहीं, बल्कि जीवन भर। मैंने उसके ज्ञान की थाह ले ली है। यह विशेषज्ञ सोच नहीं सकता।
वह केवल रट सकता है, याद कर सकता है। वह एक इंसानी एनसाइक्लोपीडिया है और मैं समझता हूँ कि मैं $300 में एक अच्छा एनसाइक्लोपीडिया खरीद सकता हूँ। वास्तव में शायद ये कीमत भी उसके लिए ज्यादा होगी। इस आदमी को जितना पता है उसका 90% हिस्सा तो मुझे $2 की जनरल नॉलेज की किताब में ही मिल जाएगा। मैं अपने आसपास ऐसे लोगों को चाहता हूं जो समस्याएं सुलझा सकें, जिनके पास विचार हों, जो सपने देख सकें और फिर उन सपनों को साकार कर सकें। जिस आदमी में विचार हैं वह मेरे साथ पैसे कमा सकता है, जिसके पास सिर्फ तथ्य हैं वह मेरे साथ पैसे नहीं कमा पाएगा। बुद्धि के बहानासाइटिस के इलाज के 3 तरीके। बुद्धि के बहानासाइटिस के इलाज के 3 आसान तरीके हैं। 1. अपनी खुद की बुद्धि को कभी कम ना आंकें और दूसरों की बुद्धि को कभी जरूरत से ज्यादा ना आंकें। अपनी सेवाओं को सस्ते में न बेचें। अपने अच्छे बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करें। अपने गुणों को खोजें। याद रखें, महत्व इस बात का नहीं है कि आप में कितनी बुद्धि है। महत्व तो इस बात का है कि आप अपने दिमाग का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इस बात पर सिर न धुने कि आपका IQ कम है, बल्कि अपनी मानसिकता को सकारात्मक करें। 2. अपने आप को बार बार याद दिलाएं, मेरी बुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरा नजरिया। नौकरी पर और घर पर सकारात्मक नजरिए का अभ्यास करें। काम टालने के तरीके खोजने के बजाय काम करने के तरीके खोजें। अपने आप में मैं जीत रहा हूं का रवैया विकसित करें। अपनी बुद्धि का रचनात्मक और सकारात्मक प्रयोग करें। अपनी बुद्धि का प्रयोग इस तरह करें कि आप जीत सकें। अपनी बुद्धि का दुरुपयोग अपनी असफलता के अच्छे बहाने खोजने में न करें। 3. याद रखें कि तथ्यों को रटने से ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुमूल्य है सोचने की योग्यता। अपने दिमाग को रचनात्मक बनाएं और नए नए विचार आने दें। काम करने के नए और बेहतर तरीके खोजते रहें। खुद से पूछें, क्या मैं अपनी मानसिक क्षमता का उपयोग इतिहास रचने में कर रहा हूं या इतिहास रटने में। 3. कोई फायदा नहीं, मेरी उम्र ज्यादा या कम है। उम्र का बहानासाइटिस असफलता की एक ऐसी बीमारी है जिसमें दोष उम्र के मत्थे मर दिया जाता है। इसके 2 आसानी से पहचाने जाने वाले रूप हैं, मेरी उम्र ज्यादा है का रूप और मेरी उम्र अभी बहुत कम है का ब्रांड। आपने हर उम्र के सैकड़ों लोगों को अपनी असफलताओं के बारे में इस तरह की बातें करते सुना होगा, इस काम में सफल होने के लिए मेरी उम्र बहुत ज्यादा या बहुत कम है। अपनी उम्र के कारण ही मैं वह नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूं या जो करने में मैं सक्षम हूं। यह आश्चर्यजनक है, परंतु बहुत कम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनकी उम्र किसी काम के लिए बिल्कुल सही है। इस बहाने ने हजारों लोगों के लिए सच्चे अवसर के दरवाजे बंद कर दिए हैं। वे सोचते हैं कि उनकी उम्र ही गलत है, इसलिए वे कोशिश करने की जहमत भी नहीं उठाते। उम्र के बहानासाइटिस का सबसे लोकप्रिय रूप है, मेरी उम्र ज्यादा है। ये बीमारी बहुत सूक्ष्म तरीके से फैलाई जाती है। टीवी के सीरियलों में दिखाया जाता है कि जब कंपनी के विलय के कारण किसी एग्जीक्यूटिव की नौकरी छूट जाती है तो वह बेरोजगार हो जाता है। उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल पाती क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। मिस्टर एग्जीक्यूटिव महीनों तक नौकरी की तलाश करते हैं, परंतु उन्हें नौकरी नहीं मिलती और इस दौरान वे कुछ समय तक आत्महत्या के विकल्प पर विचार करते हैं और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अब खुद को रिटायर समझ लेने में ही समझदारी है। 40 के बाद आपकी जिंदगी में मुश्किलें क्यों बढ़ जाती हैं? यह विषय नाटकों और पत्रिकाओं के लेखों में लोकप्रिय है, इसलिए नहीं क्योंकि इसमें सच्चे तथ्य हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि बहाना ढूंढने वाले बहुत से लोग इसी तरह के नाटक देखना चाहते हैं और इसी तरह के लेख पढ़ना चाहते हैं। उम्र के बहानासाइटिस का इलाज क्या है? उम्र के बहानासाइटिस का इलाज किया जा सकता है। कुछ साल पहले जब मैंने एक सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का संचालन किया था, तो मैंने एक अच्छे सीरम की खोज की थी जो इस बीमारी का इलाज तो करता ही था, साथ ही यह भी सुनिश्चित करता था कि यह बीमारी आपको कभी ना हो। इस प्रोग्राम में सेसिल नाम का एक प्रशिक्षु था। 40 वर्षीय सेसिल निर्माता का प्रतिनिधि बनना चाहता था, परंतु सोचता था कि उसकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। उसने कहा, मुझे शुरू से सब कुछ करना पड़ेगा, और अब मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अब मैं 40 बरस का हो गया हूँ। मैंने ज्यादा उम्र की समस्या पर सेसिल के साथ कई बार बात की। मैंने पुरानी दवा का इस्तेमाल किया, आपकी उम्र उतनी ही होती है जितना आप समझते हैं, परंतु मैंने पाया कि उसका मर्ज इस दवा से ठीक नहीं हो रहा है। ज्यादातर लोग इसके जवाब में कहते हैं, परंतु मैं अपने आप को बुरा समझता हूँ। उद्धरण चिन्ह कोष्टक। अंततः मैंने एक ऐसा तरीका खोज लिया जो जादू की तरह काम कर गया।
एक दिन मैंने सेसिल से कहा, सेसिल, मुझे ये बताओ कि किसी आदमी की रचनात्मक उम्र कब शुरू होती है। उसने 1-2 सेकंड तक सोचने के बाद जवाब दिया, लगभग 20 साल की उम्र में। अच्छा, मैंने कहा, और अब मुझे ये बताओ कि किसी आदमी की रचनात्मक उम्र कब खत्म होती है। सेसिल ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि अगर वह तंदुरुस्त है और अपने काम को पसंद करता है तो कोई आदमी 70 साल की उम्र तक रचनात्मक कार्य कर सकता है। ठीक है, मैंने कहा, बहुत से लोग 70 साल के बाद भी बहुत से रचनात्मक कार्य करते हैं, परंतु मैं आपसे सहमत हो जाता हूं कि किसी आदमी के रचनात्मक कार्य करने की उम्र 20 से 70 साल के बीच होती है, और इस दौरान उसके पास 50 साल, यानी कि आधी सदी होती है। सेसिल, मैंने कहा, आप अभी 40 साल के हैं, आपकी रचनात्मक जिंदगी कितनी खत्म हो चुकी है। 20 साल, उसने जवाब दिया। और आपकी रचनात्मक जिंदगी अभी कितनी बाकी है। 30 साल, उसने जवाब दिया। दूसरे शब्दों में, सेसिल, आपने अभी आधा रास्ता भी तय नहीं किया। आपने अभी अपने रचनात्मक वर्षों का सिर्फ 40% हिस्सा ही पूरा किया है। मैंने सेसिल की तरफ देखा और यह महसूस किया कि यह बात उसके दिल को छू गई थी। उसकी उम्र का बहाना साइटिस तत्काल दूर हो गया। सेसिल ने देखा कि उसके सामने अभी बहुत से अवसरपूर्ण वर्ष मौजूद हैं। अभी तक वह सोचता था, मैं तो अब बूढ़ा हो चला हूँ, परंतु अब वह सोचने लगा, मैं अब भी युवा हूँ। सेसिल ने अब महसूस किया कि हमारी उम्र कितनी है, इस बात का कोई खास महत्व नहीं होता। दरअसल, उम्र के बारे में हमारा नजरिया ही हमारे लिए वरदान या शाप बन जाता है। उम्र के बहाना साइटिस का इलाज करने से आपके लिए अवसरों के वे बंद दरवाजे खुल जाएंगे जिन पर इस बीमारी की वजह से ताला लगा हुआ था। मेरे एक रिश्तेदार ने अलग अलग तरह के काम करने में अपने कई साल बर्बाद किए, जैसे सेल्समैनशिप, अपना बिजनेस करना, बैंक में काम करना, परंतु वह ये तय नहीं कर पाया कि वह क्या करना चाहता था या उसे कौन सा काम पसंद था। आखिरकार, वह इस नतीजे पर पहुंचा कि वह पादरी बनना चाहता था, परंतु जब उसने इस बारे में सोचा तो उसने पाया कि उसकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। अब वह 45 वर्ष का था, उसके 3 बच्चे थे और उसके पास पैसा भी ज्यादा नहीं था। परंतु सौभाग्य से उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और खुद से कहा, चाहे मेरी उम्र 45 साल हो या 65 साल, मैं पादरी बनकर दिखाऊंगा। उसके पास आस्था का भंडार था और इसके सिवा कुछ नहीं था। उसने विस्कॉन्सिन में 5 वर्षीय धर्मशास्त्र प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपना नाम लिखवा लिया। 5 साल बाद वह पादरी बन गया और इलिनॉय के चर्च में अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हुआ। बुरा? बिल्कुल नहीं। अभी तो उसके सामने 20 वर्ष की रचनात्मक जिंदगी बाकी थी। मैं इस आदमी से हाल ही में मिला था और उसने मुझे बताया, अगर मैंने 45 वर्ष की उम्र में इतना बड़ा फैसला नहीं किया होता तो मेरी बाकी जिंदगी दुख भरी होती। जबकि अभी मैं अपने आप को उतना ही युवा समझता हूँ जितना कि मैं 25 वर्ष पहले था। और उसकी उम्र कम लग भी रही थी। जब आप उम्र के बहाना साइटिस को हरा देते हैं तो इसका स्वाभाविक परिणाम ये होता है कि आप में युवावस्था का आशावाद आ जाता है और आप युवा दिखने भी लगते हैं। जब आप उम्र की सीमाओं के अपने डर को जीत लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी में कुछ साल तो जोड़ ही लेते हैं, अपनी सफलता में भी कुछ साल जोड़ लेते हैं। यूनिवर्सिटी के मेरे एक पुराने सहयोगी ने मुझे ऐसा दिलचस्प तरीका बताया जिससे उम्र के बहाना साइटिस को हराया जा सकता था। बिल ने हार्वर्ड से 20 के दशक में ग्रेजुएशन किया था। 24 साल तक स्टॉक ब्रोकर रहने के बाद बिल ने यह फैसला किया कि वह कॉलेज प्रोफेसर बनेगा। बिल के दोस्तों ने उसे चेतावनी दी कि यह बहुत मेहनत का काम है और उससे इस उम्र में उतनी मेहनत नहीं होगी। परंतु बिल ने अपने लक्ष्य को हासिल करने का पक्का इरादा कर लिया था और उसने 51 वर्ष की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में दाखिला लिया। 55 वर्ष की उम्र में उसे डिग्री मिली। आज बिल एक बढ़िया आर्ट्स कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का चेयरमैन है। वह सुखी भी है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, अभी तो मेरी जिंदगी के 1/3 बेहतरीन साल बाकी हैं। ज्यादा उम्र का बहाना असफलता देने वाली बीमारी है। इसे हराएं, वरना यह आपको हरा देगी। कोई आदमी ज्यादा छोटा कब होता है? मेरी उम्र अभी बहुत कम है भी उम्र के बहाना साइटिस का एक ऐसा प्रकार है जिसने कई लोगों का भविष्य चौपट कर दिया है। लगभग 1 साल पहले जेरी नाम का 23 वर्षीय युवक मेरे पास एक समस्या लेकर आया। जेरी सर्विस में एक पैराट्रपर था और इसके बाद वह कॉलेज गया था। कॉलेज जाते जाते भी जेरी ने अपने पत्नी और बच्चों की खातिर एक बड़ी ट्रांसफर एंड स्टोरेज का कंपनी के लिए सेल्समैन का काम किया। उसने बहुत बेहतरीन काम किया, कॉलेज में भी और कंपनी में भी।
परंतु आज जेरी चिंतित था। डॉक्टर श्वार्ट्ज, उसने कहा, मेरी एक समस्या है। मेरी कंपनी ने मुझे सेल्स मैनेजर बनाने का फैसला किया है। इससे मैं 8 सेल्समैनों का सुपरवाइजर बन जाऊंगा। मैंने कहा, बधाइयाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात है। फिर तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? उद्धरण चिन्ह। उसने जवाब दिया, मुझे जिन 8 लोगों का सुपरवाइजर बनाया गया है, वे सभी मुझसे 7 साल से लेकर 21 साल तक बड़े हैं। मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या मैं ये काम ठीक से कर सकता हूँ? जेरी, मैंने कहा, तुम्हारी कंपनी का जनरल मैनेजर तो यही समझता है कि तुम ये काम ठीक से कर पाओगे, वरना वह तुम्हें सुपरवाइजर बनाता ही क्यों? सिर्फ 3 बातें याद रखो और हर चीज ठीक हो जाएगी। पहली बात तो ये कि उम्र पर ध्यान ही मत दो। खेत में कोई बच्चा तभी आदमी माना जाता है जब वह ये साबित कर देता है कि वह आदमी के बराबर काम कर सकता है। उसकी उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं होता, और यही तुम्हें भी साबित करना होगा। जब तुम ये साबित कर दोगे कि तुम सेल्स मैनेजर के काम को अच्छी तरह से कर सकते हो, तो तुम अपने आप उतने बड़े हो जाओगे। दूसरी बात, अपने प्रमोशन पर कभी इतराने की कोशिश मत करना। सेल्समैनों के प्रति सम्मान दिखाना, उनसे सलाह लेना, उन्हें यह महसूस कराना कि वे एक टीम के कप्तान के साथ काम कर रहे हैं, किसी तानाशाह के साथ नहीं। अगर तुम ऐसा करोगे तो वे लोग तुम्हारे साथ काम करेंगे, न कि तुम्हारे विरुद्ध। तीसरी बात, इस बात की आदत डाल लो कि तुमसे ज्यादा उम्र वाले लोग तुम्हारे अधीन काम करें। हर क्षेत्र का लीडर जल्दी ही यह जान लेता है कि उसकी उम्र अपने कई अधीनस्थों से कम है। इसलिए इस बात की आदत डाल लो। यह आगे आने वाले सालों में तुम्हारे काफी काम आएगी, जब तुम्हें और भी बड़े अवसर मिलेंगे। और याद रखो जेरी, तुम्हारी उम्र तुम्हारी सफलता की राह में कभी बाधा नहीं बनेगी, जब तक कि तुम खुद उसे बाधा न बनाओ। आज जेरी का काम बढ़िया चल रहा है। उसे ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस पसंद है और कुछ ही सालों में वह अपनी खुद की कंपनी शुरू करने की योजना बना रहा है। कम उम्र तभी बाधा बनती है जब आप खुद ऐसा सोचते हैं। आप अक्सर सुनते होंगे कि कई कामों में काफी शारीरिक परिपक्वता की जरूरत होती है, जैसे सिक्योरिटीज या बीमा बेचने में। किसी निवेशक का विश्वास जीतने के लिए या तो आपके बाल सफेद होने चाहिए या फिर आपके सिर पर बाल ही नहीं होने चाहिए। ऐसा सोचना सरासर मूर्खता है। असली महत्व तो इस बात का है कि आप अपना काम कितनी अच्छी तरह से करते हैं। अगर आप अपने काम पर पकड़ रखते हैं, लोगों को समझते हैं, तो आप पर्याप्त परिपक्व हैं। उम्र का योग्यता से कोई सीधा संबंध नहीं होता, जब तक कि आप खुद को ये यकीन न दिला दें कि उम्र और केवल उम्र ही आपको सफलता या असफलता दिला सकती है। कई युवा लोग यह महसूस करते हैं कि वे अपनी कम उम्र के कारण जिंदगी की दौड़ में पीछे हैं। हो सकता है कि किसी ऑफिस में कोई असुरक्षित आदमी या वह आदमी जिसे अपनी नौकरी छूटने का डर हो, आपके आगे बढ़ने की राह में रोड़े डाले। और हो सकता है कि वह आपकी उम्र का और आपके अनुभव की कमी का जिक्र भी करे। परंतु आपको ऐसे असुरक्षित लोगों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कंपनी के मालिक, कंपनी के मैनेजर ऐसा नहीं सोचेंगे। वे आपको उतनी जिम्मेदारी देंगे जितनी कि आप निभा सकें। ये साबित करें कि आप में योग्यता है, सकारात्मक रवैया है और आपकी कम उम्र एक लाभ के रूप में गिनी जाएगी। संक्षेप में, उम्र के बहानासाइटिस के इलाज ये हैं। 1. अपनी वर्तमान उम्र के बारे में सकारात्मक सोच रखें। ये सोचें, मैं अभी भी युवा हूँ। यह न सोचें, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। नए लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करते रहें। ऐसा करेंगे तो आप में मानसिक उत्साह आ जाएगा और आप अधिक युवा भी दिखने लगेंगे। 2. हिसाब लगाएं कि आपके पास कितना रचनात्मक समय बचा है। याद रखें, 30 साल के आदमी के पास अपने जीवन का 80% रचनात्मक समय शेष है और 50 साल के आदमी के पास अब भी 40% समय है। शायद सर्वश्रेष्ठ समय तो अभी आना शेष है। ज्यादातर लोग जितना सोचते हैं, जिंदगी दरअसल उससे लंबी होती है। 3. भविष्य में वह काम करें जो आप सचमुच करना चाहते हों। जब आप अपने दिमाग को नकारात्मक कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब तो समय निकल चुका है, तभी आपके हाथ से समय सचमुच निकलता है। ये सोचना छोड़ दें, मुझे ये काम सालों पहले शुरू कर देना चाहिए था। यह असफलता की सोच है। इसके बजाय ये सोचें, मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ, मेरे सर्वश्रेष्ठ वर्ष अभी बाकी हैं। सफल लोग इसी तरीके से सोचते हैं। 4. परंतु मेरा मामला अलग है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। हाल ही में मैंने सड़क दुर्घटनाओं के बारे में एक ट्रैफिक इंजीनियर की बातें सुनी। उसका कहना था कि हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 40,000 लोग मर जाते हैं।
उसकी चर्चा का मुख्य बिंदु ये था कि शायद ही कभी कोई सच्ची दुर्घटना होती हो। हम जिसे दुर्घटना मानते हैं वह दरअसल किसी मानवीय या मशीनी गड़बड़ी का परिणाम होती है। ये ट्रैफिक विशेषज्ञ जो बात कह रहा था उसका मूल भाव दार्शनिक और चिंतक हमें सदियों से सिखाते आ रहे हैं, हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती। आज बाहर जो मौसम है वह भी दुर्घटनावश नहीं है, वह किन्हीं विशेष कारणों से वैसा है। और यह मानने का कोई कारण नहीं है कि इंसान के मामले इस नियम का अपवाद हैं। परंतु शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो जब हम किसी को अपनी बदकिस्मती को दोष देते न सुनते हों। और वह दुर्लभ दिन ही होगा जब आप किसी दूसरे आदमी की सफलता के बारे में उसकी अच्छी किस्मत की दुहाई न सुने। मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं कि लोग किस तरह किस्मत के बहानासाइटिस से पीड़ित होते हैं। मैंने 3 युवा जूनियर एग्जीक्यूटिव्स के साथ हाल ही में लंच लिया। उस दिन चर्चा का मुख्य बिंदु था जॉर्ज सी का प्रमोशन। कल तक जॉर्ज इन्हीं लोगों की तरह जूनियर एग्जीक्यूटिव था, आज उसे प्रमोशन मिल गया था। जॉर्ज को प्रमोशन क्यों मिला? इन तीनों लोगों ने इस मुद्दे का पोस्टमार्टम किया और बहुत से कारण खोज निकाले। अच्छी किस्मत, मक्खन पॉलिश, प्रेशर और जॉर्ज की पत्नी का सोर्स यानी सच्चाई को छोड़कर हर बात कही गई। सच्चाई ये थी कि जॉर्ज इस प्रमोशन के लिए सबसे ज्यादा योग्य था। वह अपने काम को बेहतर तरीके से कर रहा था, वह ज्यादा मेहनत से काम कर रहा था, वह अधिक प्रभावी और कार्यकुशल व्यक्ति था। मैं ये भी जानता था कि उस कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स ने काफी सोच विचार किया था कि इन चारों में से किसे प्रमोशन मिले। मेरे इन 3 निराश दोस्तों को ये समझना चाहिए था कि कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स जब प्रमोशन देते हैं तो वे चारों नाम लिखकर टोपी में से किसी एक का नाम नहीं निकालते हैं। मैं मशीन के पुर्जे बनाने वाली कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव से किस्मत के बहानासाइटिस के बारे में बातें कर रहा था। वह समस्या को सुनकर रोमांचित हो गया और उसने मुझे अपने जीवन का एक किस्सा सुनाया। मैंने इसका ये नाम तो पहले कभी नहीं सुना, उसका कहना था, परंतु हर सेल्समैन इस गंभीर समस्या से जूझता है। कल ही हमारी कंपनी में जो घटना हुई उससे आपको एक बढ़िया उदाहरण मिल जाएगा। हमारा एक सेल्समैन 4 बजे मशीन के पुर्जों का एक बड़ा ऑर्डर लेकर आया। ऑर्डर $112,000 का था। दूसरा सेल्समैन उस वक्त वहीं ऑफिस में खड़ा हुआ था। इस सेल्समैन का माल इतना कम बिकता था कि वह कंपनी पर बोझ बनता जा रहा था। जब जॉन ने अच्छी खबर सुनाई तो उसने ईर्ष्या भरी बधाइयां तो दी, परंतु साथ में ये भी कहा, जॉन, एक बार फिर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही। देखने वाली बात यह है कि यह कमजोर सेल्समैन यह मानने को तैयार ही नहीं था कि जॉन के बड़े ऑर्डर से किस्मत का कोई लेना देना नहीं था। जॉन उस ग्राहक पर कई महीनों से मेहनत कर रहा था। उसने वहां आधा दर्जन लोगों से लंबी और बार बार चर्चाएं की थीं। जॉन रातों को योजनाएं बनाया करता था कि वह किस तरह ये ऑर्डर हासिल कर सकता था। फिर उसने हमारे इंजीनियरों के साथ बैठकर उस यंत्र के शुरुआती सुनियोजित डिजाइन बनवाए। जॉन नहीं था, जब तक कि आप सुनियोजित काम करने के तरीके को किस्मत का नाम न दें। अगर किस्मत के सहारे हम जनरल मोटर्स को एक बार फिर से गठित करें, अगर किस्मत ही ये तय करे कि कौन आदमी मैनेजर बनेगा और कौन चपरासी, तो इस देश का हर बिजनेस चौपट हो जाएगा। 1 मिनट के लिए कल्पना करें कि जनरल मोटर्स को हम किस्मत के सहारे पूरी तरह पुनर्गठित करें। इस काम के लिए हम एक बक्से में सभी कर्मचारियों के नाम की पर्ची डाल दें। पच उठाने पर जिसके नाम की पहली पर्ची खुलेगी उसे हम प्रेसिडेंट बना देंगे, दूसरे नाम वाले को वाइस प्रेसिडेंट और इसी क्रम से हम नीचे की तरफ आते जाएंगे। यह मूर्खतापूर्ण लगता है, नहीं क्या? परंतु किस्मत जब काम करती है तो इसी तरह से करती है। जो लोग किसी भी व्यवसाय में चोटी पर पहुंचते हैं, चाहे वह बिजनेस मैनेजमेंट हो, सेल्समैनशिप हो, कानून, इंजीनियरिंग, अभिनय या और कोई क्षेत्र हो, वे इसलिए चोटी पर पहुंचते हैं क्योंकि उनका नजरिया उत्कृष्ट होता है और वे साथ में कड़ी मेहनत भी करते हैं। किस्मत के बहानासाइटिस को 2 तरीकों से जीतें। 1. कारण और परिणाम के नियम को स्वीकार करें। जब आपको लगे कि कोई आदमी खुशकिस्मत है तो जरा गौर से देखें। तब आपको ये दिखेगा कि जिसे आप पहली नज़र में अच्छी किस्मत समझे थे, दरअसल वह तैयारी, योजना और सफलता के नजरिए का परिणाम है। इसी तरह किसी आदमी की बदकिस्मती को भी गौर से देखें। आपको उसके पीछे भी कुछ कारण मिलेंगे। मिस्टर सफल को जब झटका लगता है तो वे उससे कुछ सीखते हैं और उससे लाभ उठाते हैं, परंतु जब मिस्टर असफल हारते हैं
तो वे अपनी असफलता से कुछ नहीं सीखते और बहाने बनाते रहते हैं। 2. कभी भी दिवास्वप्न न देखें। अपनी मानसिक ऊर्जा को ऐसे सपने देखने में ज़ाया न करें जिसमें बिना मेहनत के सफलता हासिल की जा सकती हो। हम किस्मत के सहारे सफल नहीं होते। सफलता उन चीज़ों को करने से आती है और उन सिद्धांतों में पारंगत होने से मिलती है जो सफलता में सहायक होते हैं। प्रमोशन, जीत, जीवन की अच्छी चीज़ों में किस्मत का सहारा न लें। किस्मत से ये चीज़ें नहीं मिला करती। इसके बजाय आप अपने आप में ऐसे गुण विकसित करें कि आप सचमुच एक विजेता बन जाएं। मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि बहानासाइटिस की बीमारी से मुक्ति पाने के लिए अपने सपनों की ओर ध्यान दें, अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और सच्चे में बड़ा सपना देखें। अगर आपने इस चैप्टर को सुना है तो आप अपने विचार हमसे साझा करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। यदि आपने अभी तक ये पुस्तक नहीं पढ़ी है तो जल्दी से पढ़ें और हमें बताएं कि पुस्तक में आपको सबसे अधिक क्या पसंद आया। यदि आप इस पुस्तक की फिजिकल कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसलिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मेरी तरह आप भी अपने खाली समय का समझदारी से उपयोग करें। अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ कोको एफएम ऐप पर असीमित ऑडियो बुक, हिस्टोरिकल, बिजनेस, सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस और बहुत कुछ सुनें। कोड FMRMT 85 का उपयोग करें और एक ईयर पर प्रीमियम सदस्यता पर 50% की छूट पाएं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोको एफएम का लिंक दिया है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।